नमस्कार प्रिय छात्र छात्राओं, फिर से आप सभी को ऑनलाइन क्लास के लिए स्वागत है और शुभ मध्याह्न। देखिए छात्रों, गद्य भाग में से हमने पहला गद्य, दूसरा गद्य, तीसरा गद्य, तीन गद्य के बारे में जान चुके हैं। आज ये चौथा गद्य है। इस गद्य भाग का नाम है बिंदा। बिंदा गद्य भाग का नाम है। बिंदा एक लड़की का नाम है, मतलब ये खिलने से पहले अधखिला फूल बनकर सौतेली माँ से सताई गई एक लड़की की कहानी है। इसका पूरा नाम है बिंदेश्वरी। बिंदेश्वरी इसका पूरा नाम है। प्यार से सब लोग इसे बिंदा बिंदा ही कहते थे। यह बिंदा इस गद्य भाग की लेखिका महादेव वर्मा की सहेली है। यह बिंदेश्वरी इस गद्य भाग का लेखिका महादेव वर्मा की बचपन की सहेली है। तो महादेव वर्मा हिंदी साहित्य के छायावाद कवियों में से माने जाते हैं। महादेव वर्मा हिंदी साहित्य के महिला साहित्यकारों में सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार, साथ ही साथ इसे आधुनिक की मीरा भी कहते हैं। क्योंकि देखिए, महादेव वर्मा के मन पर जो उससे ज़्यादा गहरा प्रभाव जो पड़ता हो, उसी प्रभाव के मुखांतर उन्होंने साहित्य सेवा करने के प्रयत्न करते हैं। साथ ही साथ महादेव वर्मा जितने गद्य भाग या कहानी विमर्शा ग्रंथ लिखे हैं, सभी में अपने मन पर जो है इससे ज़्यादा गहरा प्रभाव डाले हुए व्यक्ति, वस्तु, समाज की अवस्थाएं, साथ ही अपने आसपास चलने वाले घटनाओं को ही लेकर साहित्य सेवा करती है। तो यहाँ पर बिंदेश्वरी महादेव वर्मा जी के पड़ोस, आजू बाजू घरों में रहने वाली पड़ोस थी। हम उम्र की लड़की, बचपन से दोनों सहेलियां थे। तो ये सहेली बड़ी होने से पहले किस तरह भगवान के नाम प्यारी हो जाती है, प्रमुख कारण बिंदा की सौतेली माँ थी। कवित्री सौतेली माँ के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, क्योंकि अभी बिल्कुल छोटी है। सौतेली माँ क्या है, सगी माँ क्या है, कुछ भी पता नहीं था। तो उस उम्र में कवित्री बचपन से उसे देखी थी। जैसे ही कवित्री बड़ी हो गई, लेकिन बिंदा बड़ी होने से पहले ही इस दुनिया से विदा ले चुकी। लेने के बाद कवित्री प्रस्तुत एक पाठशाला में प्राध्यापिका थी, शिक्षिका थी। तब उस जहाँ कवित्री शिक्षिका बनकर काम करती थी, ऐसे संस्था में, यानी जिस स्कूल में एक व्यक्ति अपने बेटी की दाखिला करवाने के लिए आया था, मतलब उसे एडमिशन करवाने के लिए आया था, तो कवित्री उस लड़की को देखती है। वो लड़की कैसी थी? बचपन से भी बिल्कुल छोटी थी, साथ ही साथ उसमें बचपना नहीं था, नटखटा नहीं था, बिल्कुल उदास थी। यौवन अवस्था तो उससे सोन अवस्था के जैसे ही थी। यौवन अवस्था में भी उस लड़की में नहीं दिखाई देता था। तब वो व्यक्ति कहता है, एडमिशन करते समय उम्र के बारे में हिसाब किताब ठीक से नहीं लिखे थे। कवित्री कहती है, देखिए भाई साहब, आप तो आपकी बेटी की उम्र नहीं लिखे हैं, तो पीछे कठिनाई होगी, यानी आगे की शिक्षा पूर्ण करने के लिए उसे समस्या हो सकता है। ठीक से इस एप्लीकेशन में बेटी का उम्र भरिए। तो व्यक्ति कहता है, देखिए महम साहब, गत पूर्णिमा, बीते हुए पूर्णिमा को मेरे बेटी 14 साल की होती है, तो इसके लिए सौतेली माँ ही इसके लिए, ये तो बचपन से भी वंचित है, यौवन अवस्था से भी वंचित है। तब कवित्री से एक बार ऐसे देखते हैं। देखने के बाद अपने बचपन की सहेली बिंदा की याद आती है। कवित्री को अपने बचपन की सहेली बिंदा की याद आने के बाद तो कवित्री सौतेली माँ कैसे होते हैं, इससे पहले सौतेली माँ के बारे में कवित्री जानती थी, लेकिन कभी लिखने की कोशिश नहीं की थी। तो अपने पाठशाला में दाखिला लेने के लिए आए हुए लड़की को देखते हैं। उस लड़की को देखते हैं तो वो बचपन से भी शून्य अवस्था में है, यौवन अवस्था से भी शून्य अवस्था में है, बिल्कुल उदास लड़की है। मतलब डरी, सिमटी सी, पतली सी लड़की, जैसे पिंजरे में बंद कैदी की जैसे दिखाई दे रही है। तो कवित्री को ये सब उस लड़की को अपने भावी छात्र, यानी आने वाले भावी छात्र को देखने के बाद कवित्री को अपने बचपन की यादें आते हैं। बचपन की यादें आने के बाद उन्हीं बचपन के यादों को लेकर कवित्री उन्हीं बचपन की यादों को लेकर अपनी पड़ोस में रहने वाली बिंदा यानी बिंदेश्वरी अधकिला फूल के जैसे खिलने से पहले कैसे मुरझा गई, बड़ी होने से पहले कैसे देहांत हो गई, उसी के नाम पर यहाँ पर कवित्री एक रेखा चित्र लिखती है। उसी रेखा चित्र का नाम है बिंदेश्वरी। तो बिंदेश्वरी गद्य भाग के बारे में जानने से पहले हम महादेव वर्मा जी के परिचित
परिचय को देखेंगे। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ महिला साहित्यकारों में से एक माने जाते हैं, क्योंकि अविवाहित थे। अविवाहित होने के कारण इसे आधुनिक की मीरा भी कहते हैं। साथ ही साथ 10 से ज़्यादा उन्होंने लिखे हुए कुल उपन्यास हो या गद्य भाग हो, पद्य भाग हो, साहित्य के हर विधाओं में अपने मन पर जो प्रभाव हुए गहरे विचारों को लेकर लिखती हैं। जैसे उदाहरण के लिए यामा, बिंदेश्वरी, मेरे बड़े बड़े भाई साहब, श्यामा गाय, उनके घर में पल बढ़ने वाले गाय। साथ ही साथ उनके बड़े परिवार थे, परिवार आस पास के लोगों को लेकर। साथ ही साथ जहाँ जिस गांव में पल पड़ी है उस गांव का माहौल, जहाँ पढ़ाई करने के लिए पाठशाला चली जाती थी, जैसे नौकरी करने के लिए बड़ी होने के बाद आ गई, जो गहरा 10 से ज़्यादा प्रभाव उनके मन पर हुआ हो, चाहे वो जो भी हो सकता है, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, दार्शनिक व्यवस्था, व्यक्ति, वस्तु, समाज, सब कुछ हो सकता है। उनके मन पर 10 से ज़्यादा जो गहरा प्रभाव हुआ हो, उन्हीं विषयों को लेकर साहित्य सेवा करने की बहुमुखी प्रतिभा के कवि माने जाते हैं। तो इसलिए इनको हम छायावादी कवि कहते हैं। छायावादी कविकारों में महादेवी वर्मा का नाम आदर एवं गौरव से लिया जा सकता है। ऐसे आधुनिक युग की मीरा भी कहते हैं हिंदी साहित्य की प्रमुख छायावादी कवित्री है। हिंदी साहित्य के प्रमुख छायावादी कवित्री का जन्म सन 1907 में फर्रुखाबाद में होता है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में जन्म लेती है। इनका प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में शुरू होता है। प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में, उसके बाद प्रयाग विश्वविद्यालय से MA कर लेती हैं हिंदी में। प्रयाग विश्वविद्यालय से MA हिंदी करते हैं। साथ ही साथ वहाँ से उनका वृत्ति जीवन शुरू होता है। वृत्ति जीवन करते शिक्षिका बनकर काम करने का शुरू कर देती है। तो प्रयाग विश्वविद्यालय से MA लेने के बाद देखिए उपलब्धि प्राप्त आप विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय से PhD डॉक्टरेट भी इनको PhD करती है, डॉक्टरेट मिलता है। महादेवी वर्मा बिल्कुल सौम्य स्वभाव की थी, ज़्यादा नहीं बोलती थी, सौम्य स्वभाव, बिल्कुल 10 से ज़्यादा परिवार को चाहने वाली थी, समाज को चाहने वाली थी। साथ ही साथ बिल्कुल अपने आप में इस से रहती थी, कुछ सोच विचार करने की मितभाषी थी, ज़्यादा बोलती थी नहीं, अपने आप में ही कुछ सोचने का, लिखने का प्रयास करने वाली कवित्री थी। सौम्य प्रभावशाली रहा, आपकी गंभीर भावुकता, प्रखर बौद्धिकता को देखकर चकित रह जाना पड़ता था। बिल्कुल किसी से ज़्यादा नहीं बोलती थी, अपने आप में ही रहकर साहित्य की प्रमुख कृतियों को लिखने के लिए सोचती थी। आपके संस्मरण एवं रेखा चित्र में रचनात्मक गद्य का वैभव फूट पड़ता है। जो उन्होंने जितनी साहित्य सेवा की है गद्य भाग में से, हर एक गहरा प्रभाव उनके मन पर होने वाले वस्तु, व्यक्ति, समाज को लेकर लिखने का कोशिश कवित्री करती थी। अतीत के चलचित्र उन्होंने लिखे हुए प्रमुख संस्मरणों में अतीत चलचित्र भी एक है, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, क्षणदा तथा मेरा परिवार, ये सभी उनके लिखे हुए प्रमुख रेखा चित्रों में से एक माने जाते हैं। इनको काव्य संग्रह के लिए, काव्य संग्रह, काव्य अलग, गद्य अलग, पद्य अलग, विमर्श ग्रंथ अलग और साथ प्रवास कथन अलग, आत्मकथन अलग, ये सभी साहित्य के अंग माने जाते हैं। साहित्य एक ही तरह का नहीं होते हैं। साहित्य में हर प्रकार, गद्य भाग ये अलग साहित्य है, पद्य भाग अलग है, आधुनिक कविताएं अलग है, मध्यकालीन कविताएं अलग है, विमर्श ग्रंथ अलग है, आत्मकथन अलग है। ये सभी साहित्य के प्रमुख अंगों में से आते हैं। लेकिन कवित्री को प्रस्तुत आधुनिक काव्य साहित्य के लिए, हिंदी साहित्य के आधुनिक काव्य साहित्य में यामा नामक एक प्रमुख काव्य ग्रंथ लिखते हैं कवित्री। यामा नामक एक प्रमुख काव्य ग्रंथ लिखने के बाद उसी काव्य ग्रंथ को सन 1983 में भारतीय साहित्यकारों को देने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों में से एक है। काव्य संग्रह के लिए भारतीय ज्ञानपीठ कहते हैं। ज्ञानपीठ साहित्य यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्यकारों को पाना उतना आसान नहीं है। उनका साहित्य जीवितावधि में उन्होंने जो साहित्य सेवा की है उनके लिए भी मिल सकता है, उनके एक प्रमुख ग्रंथ के लिए मिल सकता है, प्रमुख काव्य के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा को हिंदी साहित्य के प्रमुख साहित्यकार काव्य संग्रह के लिए उन्होंने यामा नामक काव्य लिखे हैं। उस काव्य भाग के लिए सन 1983 में इनको सर्वश्रेष्ठ
साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो प्रस्तुत रेखा चित्र, आज जो प्रस्तुत जिस गद्य भाग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, प्रस्तुत रेखा चित्र बिंदा को अतीत के चलनचित्र बिंदा नामक एक गद्य भाग अतीत के चलनचित्र ग्रंथ से लिया गया है। ये एक हृदय स्पर्शी रेखा चित्र है। ये मन को आकर्षित करने वाला एक गद्य भाग है, क्योंकि यहाँ पर दो काल्पनिक प्रमुख पात्र हैं। एक तो बिंदेश्वरी और बिंदेश्वरी के सौतेली माँ। सौतेली माँ से किस तरह लड़कियों को सताई दी जाती है। सौतेली माँ का अर्थ है जिस लड़की का महादेहांत होने के बाद, माँ देहांत होने के बाद पिताजी दूसरी शादी कर लेकर आते हैं, जो आने वाली नई अम्मा को सौतेली माँ कहते हैं। तो आने वाले पिता के लिए आने वाली नई पत्नी खुद जिस लड़की सौतेली माँ के बारे में सोचती है, तो उसके लिए नई अम्मा ये सौतेली माँ कहती है। सगी माँ जिसे कहते हैं जन्म देने वाली, 9 मास तक अपने कोख में रखकर जन्म देकर उसका जो पालन पोषण करती है, ये सगी माँ सौतेली माँ। सगी माँ देहांत होने के बाद जो पिताजी दूसरे शादी कर लेकर आते हैं, जो आने वाली नई अम्मा होती है, नई अम्मा उन लड़कियों के लिए सौतेली माँ हो सकते हैं। ऐसे सौतेली माँ से सताई गई लड़कियों की कहानी प्रस्तुत छात्रों को समझाने की कोशिश कवित्री इस गद्य भाग से करने का कोशिश करती है। पर वह अपनी सौतेली माँ द्वारा सताई गई खिलने से पहले ही मुरझा जाने वाले असह्य निरीहा बालिका महादेव वर्मा की स्मृति पटल पर जीवित है। देखिए, बिंदा बड़ी होने से पहले, खिलने से पहले इसका अर्थ है फूल सुबह होते ही खिलता है, शाम तक रहता है, शाम होते ही मुरझा जाता है। ये फूलों का जीवन, जैसे भी जितने भी खुशबूदार फूल हो, सुबह होते ही खुलते हैं, शाम होते ही मुरझा जाते हैं, एक दिन में उनका जीवन अंत होता है। यहाँ पर महादेव वर्मा भी खिलने वाली फूल थी, मतलब बड़ी होने वाली लड़की थी। खिलने से पहले ही ये मुरझा गई, इसका अर्थ देहांत हो गई। बड़ी होने से पहले भगवान को प्यारी हो गई, क्योंकि प्रमुख कारण बिंदा के लिए सौतेली माँ थी। खुद का माँ नहीं थी, सौतेली माँ किस तरह उसे सताती थी, सौतेली माँ उसके हाथों से किस तरह काम करवाती थी, सौतेली माँ उससे किस तरह देखती थी, सौतेली माँ के नज़र में बिंदा क्या थी, सौतेली माँ के नज़र में बिंदा क्या थी। इन सभी विषयों को लेकर कवित्री अपनी बचपन की सहेली की यादों में बिंदेश्वरी एक गद्य भाग लिखती हैं। इस गद्य भाग में ऐसे अनगिनत बालिकाओं का स्मरण किया जाता है जिनके माँ नहीं है। सौतेली माँ से सताए गए लड़कियों का जीवन क्या होता है, सौतेली माएँ किसे कहते हैं, सौतेली माएँ अपने सौतेली बेटियों से किस तरह व्यवहार करते हैं, ये सब कुछ इस गद्य भाग में वर्णन किया गया है बिंदा के माध्यम से। जो बिंदा के माध्यम से, बिंदा एक काल्पनिक पात्र है, तो बिंदा की माध्यम से जो ये सच्चे घटना पर आधारित एक गद्य भाग, काल्पनिक नहीं सॉरी, एक सच्चे घटने पर आधारित गद्य भाग है। इसमें बिंदा खिलने से पहले ही, बड़ी होने से पहले ही दुनिया से विदा लेकर चली गई। ऐसे अनेक मातृवंचित, मतलब माँ के ममता से, माँ के प्रेम से अनेक लड़कियों वंचित है, क्योंकि इस दुनिया में सभी को सगी माँ नहीं रह सकते हैं। किसी का माँ का देहांत होता है, किसी का माँ का कुछ होता है। तो ऐसे सौतेली माँ से वंचित, खुद ही माँ से वंचित सौतेली माँ से सताई गई लड़कियों की कहानियाँ छात्रों के सामने समझाने के हेतु ही इस गद्य भाग का चयन किया गया है। छात्रों, जो महादेव वर्मा जी लिखी हुई बिंदा यानी बिंदेश्वरी गद्य भाग के बारे में आज हम देखेंगे। तो छात्रों देखिए, गद्य भाग शुरू करते हैं। समीती सी आंखों वाली उस दुर्बल छोटी और आप में आप ही सिमटी सी बालिका पर दृष्टि डालकर मैंने सामने बैठे सज्जन को उनका भरा हुआ प्रवेश पत्र लौटाते हुए कहा, आपने आयु ठीक नहीं भरी है, ठीक कर दीजिए, नहीं तो कुछ कठिनाई होगी। नहीं, यह तो गत आषाढ़ में 14 की हो चुकी। सुनकर मैंने कुछ विस्मित भाव से अपनी उस भावी विद्यार्थिनी को अच्छी तरह देखा, जो 9 वर्षीय बालिका की सरल चंचलता से शून्य थी और 14 वर्षीय किशोरी की सज्जल उत्साह से अपरिचित थी।
देखिए कवित्री कहती है, कवित्री तो बड़ी हो गई थी, शिक्षा पाई थी, नौकरी मिल गया था एक बड़ा सा संस्था में, दिल्ली के एक बड़ा सा वरिष्ठ मिरांडा हाउस कॉलेज में नौकरी कर रही है। तो उस जहाँ कवित्री नौकरी करने लगी थी, यहीं उन कवित्री का जीवन, वृत्ति जीवन शुरू हुआ था। तब उस जो जहाँ कवित्री नौकरी करती थी उस कॉलेज में, उस स्कूल में एक व्यक्ति अपनी बेटी की एडमिशन करने के लिए आया। तो एक व्यक्ति अपनी बेटी की एडमिशन करने के लिए आया, कवित्री प्रवेश पत्र दे रही थी। प्रवेश पत्र का अर्थ है जैसे देखिए आप एडमिशन करने के लिए हमारे पास आते हैं तो आपको एक एप्लीकेशन देते हैं। उस एप्लीकेशन में आपका नाम, आपके पिता का नाम, माता का नाम, आपका गांव, आप किस पाठशाला से पढ़े हैं, आपका उम्र कितना है, आप आगे कक्षा में क्या लेना चाहते हैं, कौन से विषय लेना चाहते हैं, सब कुछ आपका डिटेल लिखने के लिए एप्लीकेशन आप लोगों के हाथ में दिए जाते हैं। इसी तरह कवित्री की जो पाठशाला में दाखिला लेने के लिए एक लड़की आई थी अपने पिता के साथ, कवित्री भी उस लड़की के हाथ में एक प्रवेश पत्र देती है भरने के लिए। तो कवित्री के पिता जो एप्लीकेशन को लेकर भरते रहते हैं, पूरा भरने के बाद उम्र हिसाब किताब से नहीं लिखते, क्योंकि उस जमाने में उम्र का हिसाब किताब कौन रखते थे, कौन जन्म होते ही अपने बेटियों का जन्मदिन लिख कर रखते थे, क्योंकि उस जमाने में शिक्षित लोग बहुत कम थे। शिक्षित लोग बहुत कम होने के नाते वो क्या करते थे, उस व्यक्ति का जन्म अमावस के दिन हुआ हो उस याद को रखते थे, किस व्यक्ति के जन्म पूर्णिमा का दिन हो उसे याद रखते थे, कुछ व्यक्ति के जन्म या त्योहारों या शुभ दिनों में या विशेष व्यक्तियों के जन्मदिनों पर जन्म होता है तो वो याद रखकर उसी जिस दिन हुआ है जन्म उसी दिन अगले साल जन्मदिन मनाते थे। लेकिन डेटा बर्थ वगैरह कुछ लिख कर नहीं रखते थे। एडमिशन करने के लिए जैसे स्कूल में जाते हैं तो क्या कहते थे, देखिए इस पूर्णिमा को मेरे बेटी का जन्म हुआ है, इस अमावस को मेरे बेटी का जन्म हुआ है, इस त्योहार के दिन मेरे बेटी का जन्म हुआ है, ऐसे महान व्यक्ति के जन्मदिन पर मेरे बेटी का जन्म हुई भी वो मुंह से बोलते थे। जो एडमिशन लेने वाले उसे देखकर हिसाब किताब से 5 या 6 वर्ष लिख लेते थे, क्योंकि उनका डेटा पर जो लिख लेते वही डेटा पर रहता था और जो उनके लिए बर्थडे माने जाते थे वही दिन उनके लिए बर्थडे माने जाते थे, क्योंकि ये देहाती लोगों की कहानी है। इसी तरह जो प्राध्यापिका के स्कूल में यानी जो कवित्री के स्कूल में एडमिशन करने के लिए जो आया हुआ व्यक्ति था वो भी वैसे ही करने लगा। एप्लीकेशन तो कवित्री उस लड़की के हाथ में दी थी, उस लड़की को कवित्री गौर से देखने लगी थी, आखिर लड़की ऐसी क्यों है, देखने के लिए ऐसे क्यों अपने आप में डरी सी लगती है, कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकती है, बिल्कुल उदास है, ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों है। कवित्री उस लड़की के बारे में सोचने लगी, लेकिन उस लड़की के पिता जो दाखिला पत्र भरकर वापस देते समय उम्र का हिसाब किताब नहीं लिखे थे। तो कवित्री इस व्यक्ति से कहते हैं, देखिए भाई साहब आप तो प्रवेश पत्र पूरा लिख दिए हैं, लेकिन इस लड़की का उम्र का हिसाब किताब जो लिखना था, उम्र लिखने की जगह पर आपने कुछ नहीं लिखे हैं, लिखिए नहीं तो कठिनाई होगी। मतलब आगे एप्लीकेशन भरने के लिए एडमिशन लेने के बाद दूसरी कक्षा में जाने के लिए उम्र की कठिनाई करना पड़ता है। आप उम्र ठीक से नहीं लिखे हैं तो ये प्रवेश रद्द भी हो सकता है, इसलिए आप उसका उम्र ठीक से लिखिए। तो तब उस लड़की के पिता कहते हैं, देखिए बहन जी ये मेरी लड़की गत पूर्णिमा यानी जो बीते हुए पूर्णिमा का दिन को ही 14 साल की हो चुकी है। तो कवित्री घबरा कर लड़की को देखती है, आप कहते हैं 14 साल की, ये लड़की तो 14 साल की लगती ही नहीं। जो 9 वर्ष की बालिका कहें तो उससे भी वो अपरिचित थी, बालिका तो लगती नहीं थी। 9 वर्ष की जो बालिका मैं समझती हूँ वो भी शून्य अवस्था में है, 9 वर्ष की बालिका ये तो लगती ही नहीं। 14 वर्ष की किशोरी कहे, किशोरी का अर्थ है जैसे टीनेज शुरू होता है, देखिए एक से लेकर जैसे 10 तक बिल्कुल बचपना है, जैसे 11-12 शुरू होता है, जो 11-12 से हम टीनेज कहते हैं, यौवन अवस्था है, चाहे लड़कियों के लिए हो या लड़कों के लिए हो। यौवन अवस्थाओं में हमारे रूप रंग में बदलाव आ जाता है, हमारे चेहरे में बदलाव आता है, हमारे बोलचाल में बदलाव आता है, हमारे जो कंठ में बदलाव आता है, हमारे शरीर के अवयवों में भी बदलाव आता है, इसे हम यौवन अवस्था कहते हैं, यौवन अवस्था कहते हैं। तो कवित्री उस लड़की को देखते हैं, देखकर कहते हैं ये यौवन अवस्था से भी अपरिचित है, बचपन से भी अपरिचित है,
जो इनके पिता कहते हैं 14 साल की हैं, ये कहाँ से 14 साल की होगी? 14 साल की होगी तो बिल्कुल किशोरी, उसके रूप रंग में बदलाव आ जाता है, वो भी नहीं है। बचपन कहते हैं तो वो भी नहीं है, बिल्कुल दोनों के बीच में जी रही है। आखिर क्यों है? कवित्री के मन में एक प्रश्न सा ये बात बैठ गया, जो उस व्यक्ति से पूछती है, जो दाखिला करने के लिए आए थे महान व्यक्ति, वो जो लड़की के पिता, उससे पूछते हैं आखिर बात क्या है भाई साहब, आपने उम्र तो 14 साल के कहते हैं, 14 साल की तो आपकी बेटी लगती ही नहीं है, आखिर इसके लिए कारण क्या है? तब वो व्यक्ति कहता है, देखिए ये मेरी पहली पत्नी की बीबी है, सॉरी ये मेरे पहली बीबी की बेटी है। पहली बीबी की बेटी होने के नाते इसकी माँ का देहांत हो चुका है, माँ का देहांत हो चुका है। अब मेरे लिए नई पत्नी आई है, इसका अर्थ है अब मेरे लिए नई पत्नी है, इसके लिए सौतेली माँ है। आप जानते हैं इसके लिए सौतेली माँ है। सौतेली माँओं से सताई गई लड़कियां कैसे होती हैं आप जान सकते हैं, क्योंकि आप भी एक स्त्री होने के नाते सौतेली माँओं से सताई गई लड़कियों की कहानी कैसे हो सकते हैं आप जान सकते हैं। महिम साहब बहन जी, तो मेरे बेटी के लिए भी सौतेली माँ है। सौतेली माँ से सताए जाने के बाद मेरी बेटी ऐसी है, इसलिए मैं इसे पढ़ाना चाहता हूँ, अपने पैरों पर खड़ा होने का सीखना चाहता हूँ। आपकी संस्था में दाखिला करवाने के लिए आया हूँ। देखने के बाद कवित्री घबरा जाती है, घबरा कर उस लड़की को सिर से पांव तक देखती है, देखकर सोचती थी, सोच में पड़ जाती है कवित्री, सोच में पड़ जाती है। हाँ, सौतेली माँ इसे ही कहते हैं, क्योंकि मेरे बचपन में ही मेरे गांव में, मेरे घर के बाजू में पंडित चाचा का घर था। उस पंडित चाचा के घर में भी पंडित चाचा की पहली पत्नी का देहांत हो चुका था। पंडित चाचा की पहली पत्नी के देहांत होने के बाद बिल्कुल बिंदा छूटी थी। पंडित चाचा ने नई शादी कर लेकर बिंदा के लिए नई अम्मा को लेकर आए। जैसे ही बिंदा के लिए सौतेली माँ नई अम्मा आ गई, आने के बाद बिंदा का जीवन ही बिल्कुल मुश्किल हो गया, इसलिए बिंदा बड़ी होने से पहले ही मर गई। बिंदा अधखिला फूल खिलने से पहले ही मुरझा गई। आखिर सौतेली माँ ऐसे ही होते हैं। तब कवित्री को अपने बचपन की सहेली बिंदा का याद आता है। छात्रों, अपने बचपन की सहेली बिंदा का याद आते ही बिंदा के बारे में कवित्री लिखने के लिए शुरू कर देते हैं। बिंदा के बारे में कवित्री लिखने के लिए शुरू कर देते हैं। देखिए, आप कवित्री की यादों का सिलसिला लिखती है। आगे बिंदा की परिचय, यानी अपने सहेली की परिचय, अपना परिवार का परिचय और अपने बचपन में अपने मन में आने वाले बदलाव को भी लिखते हैं। उसकी माता के संबंध में मेरा जिज्ञासा स्वागत न रहकर स्पष्ट प्रश्न ही बन गई होगी, क्योंकि दूसरी ओर से कुछ कुंठित उत्तर मिला। मेरी दूसरी पत्नी है और आप तो जानते ही होंगी, और उनके वाक्य को असुना ही छोड़कर मेरे मन स्मृतियों की चित्रशाला में 2 युगों से अधिक समय तक धूलि के नीचे दबे बिंदा या बिंदेश्वरी की धुंधली चित्र पर उंगली रखकर कहने लगा, ज्ञात है, अवश्य ही ज्ञात है। जो दाखिला करने के लिए आई थी, उसके पिता कहने के बाद कवित्री को भी सौतेली माँ के बारे में सताई गई लड़कियों की कहानियाँ याद आने लगी। हाँ कहने लगी, हाँ भाई साहब मुझे भी याद है, सौतेली माँ कैसे होते हैं मुझे भी याद है। जो आप कहते हैं आपके लिए दूसरी पत्नी है, आपकी बेटी के लिए सौतेली माँ है, उसी तरह बचपन में भी एक मेरी पड़ोस में पंडित चाचा का परिवार था, तो पंडित चाचा का प्यारी बेटी बिंदेश्वरी के लिए भी सौतेली माँ आई थी। तो सौतेली माँ आने के बाद बिंदा को हस्ते सताती थी। सताई जाने के बाद बिंदा बड़ी होने से पहले इस दुनिया से विदा लेकर चली गई। उसका पूरा नाम था बिंदेश्वरी, हम प्यार से उसे बिंदा बिंदा कहते थे। तो अपनी बचपन की सहेली बिंदा के बारे में लिखती है। बिंदा मेरे उस समय की बाल्य सखी थी। कवित्री कहती है, बिंदा मेरे उस जमाने की यानी उस समय की बाल्य सखी थी। तब मैं कुछ भी नहीं जानती थी, मैं भी 5 या 6 साल की थी, मेरी सहेली भी 5 या 6 साल की थी। वो मेरे मुझसे थोड़ा उम्र में बड़ी होगी या मैं उससे उम्र में थोड़ा बड़ी होंगी, हम दोनों हम उम्र के थे। तो वो पंडित चाचा के घर में पल पड़ती थी।
मैं अपने घर में पल पढ़ती थी। कवित्री तो बिल्कुल अमीरी परिवार में पल पड़ी थी, गरीब परिवार में पल पड़ी थी। साथ ही साथ कवित्री को बिल्कुल खुश अपने परिवार में रखते थे। कवित्री का जीवन बिल्कुल अलग था। लेकिन बिंदा के और कवित्री दोनों को जीवन में हम तुलना करते हैं तो दोनों के जीवन में जमीन आसमान का फर्क था। क्योंकि बिंदा सुबह से शाम तक आंगन में फिरखानी करने वाली लड़की थी। कवित्री मखमल के कपड़े पहनकर, जूते मोजे पहनकर, गुनगुनाते हुआ गर्म दूध पहनकर माँ के गोद में खिल पड़ने वाली लड़की कवित्री थी। तो बिंदा के लिए रूखा सूखा भोजन भी मिलना मुश्किल था। कवित्री को सुबह से शाम तक चाय बिस्कुट जो चाहती थी वो मिलता था। दोनों के जीवन में बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क था। उन विषयों को लेकर कवित्री लिखती है, जब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था, मैं बिल्कुल 5 या 6 साल की लड़की थी। बिंदा मेरी उस समय की बाल्य सखी थी। सखी का अर्थ है सहेली। बिंदा मेरे उस जमाने की बाल्य सखी थी जब मैंने जीवन और मृत्यु का अमिट अंतर जान पाया था। तब बिंदा मेरी उस उम्र की सहेली है। मैं बिल्कुल मरने वाले कहाँ जाते हैं, कैसे मरते हैं, मरने वालों के साथ क्या होता है, ये सब कुछ मैं जानती थी नहीं। क्योंकि बचपन में देखिए हम बच्चों को मृत्यु के बारे में नहीं समझाते हैं, क्योंकि समझाएंगे तो वो डर जाते हैं। मरने वाले मरने की घटनाओं को लेकर या दुर्घटनाओं को लेकर बच्चों के सामने घटनाओं दुर्घटना मरने वालों के बारे में बात करेंगे तो बच्चे डर जाते हैं। उनके मन में डर सा बैठ जाता है। इसलिए आखिर घर में छोटे बच्चे हो तो घर में किसी का देहांत हुआ तो बच्चे पूछते हो क्यों ऐसे सो गए, तब उनको हम समझाते हैं ये भगवान के पास जा रहे हैं, भगवान के पास जा रहे हैं। भगवान उनको चमकीले चंदे तारों में से चंदा तारा बनाकर आसमान में रखेगा। यूँ बच्चों को बचपन में समझाते हैं। तो महादेवी वर्मा का देहांत होते समय कवित्री बिल्कुल छोटी थी। दोनों ही हम उम्र के हैं। ये थोड़ा वो देहांत होने के बाद कवित्री तो मृत्यु के बारे में जानती ही नहीं थी, लेकिन तब बुदा लेकर बिंदा चली गई दुनिया से। तो बिंदा के बारे में कवित्री के मन में भी ऐसा ही यादें थे। मैं कुछ भी नहीं जानती थी मृत्यु क्या होता है, जन्म क्या होता है। वो जानने से पहले ही मेरी सहेली का देहांत हो चुका था। अपने नाना और दादा के स्वर्ग गमन की चर्चा सुनकर मैं बहुत गंभीर मुख और अस्वस्थ भाव से घर को पूरा सोचना दे चुकी थी कि जब मेरा सिर कपड़े रखने की अलमारी को छूने लगेगा तब मैं विश्वास निश्चय ही एक बार उनको देखने जाऊंगी। न मेरे इस पुण्य संकल्प पर विरोध करने की किसी को इच्छा हुई और न मैंने एक बार मरकर कभी ना लौट सकने का नेम जाना। ऐसी दशा में छोटे छोटे असमर्थ बच्चों को छोड़कर मर जाने वाली माँ की कल्पना मेरी बुद्धि में कांट और थी। कवित्री कहती थी मैं बिल्कुल छोटी थी। मृत्यु क्या होता है, जीवन क्या होता है, मरने वाले कहाँ जाते हैं, कैसे मरते हैं, क्यों मरते हैं, ये सब कुछ मुझे पता ही नहीं था। इससे पहले जब मैं छोटी थी मेरे घर में मेरे दादा का देहांत हो गया। दादा के देहांत होने के बाद मैं माँ से पूछी, माँ दादा जैसे क्यों सो गए। माँ ने मुझे प्यार से समझाया था दादाजी को भगवान ले जा रहे हैं, भगवान के पास दादाजी प्यार से जा रहे हैं। जाकर वो चंदा तारा बनकर आसमान से तुम्हें देखेंगे, तुम्हें प्यार से वहीं से प्यार करेंगे। ऐसे माँ मुझे समझाई थी। तो कुछ ही दिनों में नाना के भी देहांत हो गया। नाना की भी देहांत के समय जब माँ के साथ मैं नाना जी के घर थी तो तब भी माँ ने मुझे वैसे ही कहा था, देखो तुम्हारे दादा जहाँ गए हैं भगवान के पास, नाना भी वहीं जा रहे हैं। नाना दादा दोनों मिलकर आसमान में चमकीले चंदा तारा बनकर रहेंगे। हम कभी आसमान में खाते समय झांकते हैं रात में, तब दूर से ही तुम्हें देखकर हंसेंगे, तुम्हें वहीं से ही प्यार करेंगे। माँ ने सब कुछ मुझे बचपन में ऐसे ही समझाता है थी। मैं इतना सब समझ गई थी कि मरने वालों भगवान के पास जाते हैं और भगवान उनको चमकीला चंदा तारा बना देता है। इतना ही मैं समझती थी। मरने वाले भगवान के पास चले जाते हैं, भगवान उनको चमकीला चंदा तारों में से एक बनाकर रखते हैं। वैसे मैं सोचती थी बचाने वाले। इसके बाद जब दादाजी का देहांत हो गया, नाना जी के देहांत हो गया, नाना दादा से मिलने के वो जाने के बाद नाना दादा से मिलने के लिए मैंने बहुत बार कोशिश की। माँ को सताया, अलमारी में रखे हुए तस्वीरों को देख ली। जो दादा नाना जी की तस्वीरें अलमारी में थे एल्बम, उनको बार बार देखती थी। माँ से कहती थी माँ दादा नाना कब आएंगे और आसमान से कब हम लोगों को देखेंगे, हम चमकीले तारों में से उनको कब देखेंगे। ऐसे हजारों प्रश्न मेरे दिमाग में आते थे।
माँ, तब मैं कुछ भी न समझ सकती थी। तब ऐसे छोटे बच्चों को छोड़कर मरने वालों के बारे में मुझे कैसे पता चलता था? मैं तो अपने दादा नाना की मृत्यु के बारे में समझ न पाई, मरने वाले कहाँ जाते कैसे जाते मुझे समझ में नहीं आता था। तब अपने असमर्थ छोटे बच्चों को छोड़कर मरने वाले माँ के बारे में मैं क्या समझ सकती थी? समझ ही नहीं पाती थी, बिल्कुल छोटी थी, सब समझने का उम्र भी मेरा नहीं था। उसके बाद कहती है, मेरे संसार का अनुभव ही बहुत संक्षिप्त था, मुझे दुनिया के बारे में इतना समझ में नहीं आता था, बिल्कुल छोटी होने के नाते कुछ समझ नहीं सकती थी, लेकिन मेरे दिमाग में इतना तो था, अपने सगी माँ होते हैं अपने बच्चों से प्यार करते हैं। मैं बिल्कुल छोटी थी, छोटी होने के नाते दुनियादारी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था, लेकिन मैं इतना तो जरूर जान सकती थी, माँ अपने बच्चों से प्यार करते हैं, माँ अपने बच्चों को गुनगुनाता हुआ दूध पिलाते हैं, माँ अपने बच्चों को ठंडियों के दिनों में गर्म कपड़े ऊनी जूते मुझे पहनाते हैं। ये सब कुछ तो मैं जानती थी, लेकिन मरने वाले माँओं के कभी बारे में सोच नहीं सकती थी। अग्नियावस्था से मेरा साथ देने वाली सफ़ेद कुत्ती सीढ़ियों के नीचे वाली अंधेरी कोठरी में आंख मूंदे पड़े रहने वाले बच्चों की इतनी तरह सतर्क पहरेदार उठती थी कि वे उसका गुर्राना मेरी सारा ममता भरी मैत्री पर पानी फेंक देता था। बुरी पूसी थी अपने चूहे जैसे निस्सहायक बच्चों को तीखे पहने दांतों से ऐसे कोमलता से दबाकर कभी लाती कभी ले जाती थी। उसके कहीं एक दांत न उसे चुभता था। ऊपर की छत के कोने पर कबूतरों का और बड़ी तस्वीर के नीचे गौरवा का जो घोंसला था, उसमें खुली हुई छोटी छोटी चोंचों और उनमें सावधानी से भरे जाने दानों और कीड़ों मकोड़ों को भी मैं उन अनेक बार देख चुकी थी। बच्चे आंखों हटाते हुए रंबा कर घर भर को यह सुखद समाचार सुनाने वाली अपनी श्यामा गाय की व्याकुलता भी मुझसे छिपी न थी। एक बच्चे कंधे से चिपकाए और एक उंगली पकड़े हुए जो भिखारी द्वार पर फिरती थी, वह भी तो अब बच्चों के लिए ही कुछ मांगती रहती थी। अतः मैंने निश्चय रूप से समझ लिया का संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि के लिए ही हो रहा है, और एक महत्वपूर्ण कर्तव्य में भूल न होने देने का काम नामधारी जीवों का सौंपा गया है। तो यहाँ पर एक बात है, कवित्री कहती थी, मैं तो ये सब कुछ मरने वालों के लिए या मरकर हम लोगों को छोड़कर जाने वालों को तो मैं जानती नहीं थी और मुझे समझ नहीं आता था, लेकिन मैं जरूर इतना जानती थी कि जन्म देने वाले हर प्राणी पक्षी पंछी अपने बच्चों को प्यार करते हैं, अपने बच्चों को गले से लगाते हैं। उनके बच्चों को कोई कुछ खरोंच पहुंचाने आते हैं तो वो हम लोगों को पीट सकते हैं, मार सकते हैं, काट सकते हैं, सब कुछ जानती थी, क्योंकि कवित्री के घर में सब प्राणी थे। जैसे पालतू जानवरों में से गाय, बछड़ा, बैल, भैंस, साथ ही साथ बिल्ली, कुत्ता, और उनके जो बरामदे में तस्वीर के नीचे छोटे छोटे पंछियां घर बनाकर रहते थे। ऊपर छत के ऊपर कबूतरों को पाल चुके थे। कभी के घर में तरह तरह के पशु पंछियों थे। तब वही कहती है, मेरे घर में पल बढ़ने वाला एक कुत्ता था। कभी कभी वो हमारे पुराने घर की सीढ़ी के नीचे अपने बच्चों को जन्म देता था। हमारे पुराने घर की सीढ़ियों के नीचे अपने बच्चों को जन्म देता था। कभी कभी हम छोटे बच्चों को हम देखने के लिए जाते हैं तो वह हमारा ही पालतू कुत्ता हम पर भौंकता था, क्योंकि उसके बच्चों के लिए हम कुछ कर जाएं तो अपने ममता, तो उसके ममताओं को हम देख चुके हैं। वहाँ पर हम रोज जाने आने शुरू कर दें तो डर से अपने बच्चों को मुँह से उठाकर, अपने दांतों से उठाकर एक जगह से एक जगह लेकर जाते थे। वो छोटे बच्चे बिल्कुल चूहे के जैसे लगते थे। ऐसे छोटे बच्चों को ही अपने दांत पहिए बिल्कुल तेज दांतों से उठाकर एक जगह से एक जगह लेकर जाती थी। कभी कभी उस जो छोटे कुत्तों के शरीर पर, पिल्लों के शरीर पर एक भी दांत का घाव नहीं गिरता था, क्योंकि वहाँ पर ममता थी, इसलिए वो प्यार से एक जगह उठा लेकर जाती थी अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए। इसके अलावा देखिए, हमारे घर में पालने वाले बिल्लियों भी घर के आसपास में कहीं घर के गुसल खानों में अपने बच्चों को जन्म देते थे। हम कभी देखें तो हमारे ऊपर से प्रहार करते थे।
एक जगह से एक जगह बच्चों को उठा लेकर चले जाते थे, ये भी देख चुकी हूँ। इसके अलावा हमारे घर के बरामदे में जो बड़े तस्वीर के पीछे जो गौरवा पंछी अपने अंडों को रखने के लिए घोंसलाएं बनाई थी, वहाँ पर अंडे रखकर बच्चों को जन्म दी थी। उधर इधर घूमकर अपने चोंचों में दाने कीड़े मकोड़े भर लेकर अपने छोटे छोटे बच्चों के मुंह में डालने का भी मैं देख चुकी थी। तब भी मुझे पता था वहाँ पर भी माँ का ममता है। तो ये तो छोड़िए, अपने छत के ऊपर पालने वाले कभी तो कबूतरों भी अपने ही घरों में अंडे रखकर बच्चों को जन्म देते थे। वो भी पैर से उधर इधर के दाने लेकर अपने छोटे बच्चों को चोंचों में भरते थे, ये भी मैं देख चुकी हूँ। इसके अलावा हमारे घर में पल बढ़ने वाली श्यामा गाय जो है, श्यामा गाय कभी कभी बछड़ों को जन्म देती थी। बछड़ों को जन्म देने के बाद वो बछड़ों के आसपास ही रहती थी। कहीं जबरदस्ती से हमारे घर में काम करने वाले नौकरों रस्सी लगाकर खेत की ओर उसे चराने के लिए लेकर जाते हैं, तो वो गाय वहां से भागकर फिर घर को ही आती थी, अपने बच्चों को सुलाने का, पिलाने का, बच्चों के चाटने का। बच्चों के आसपास ही श्यामा गाय रहती थी और घर भर के लोगों को समझाती थी, रंबा रंबा कहकर जोरों से आवाज कर कर कहती थी कि मेरे बछड़ा यही है, आप थोड़ा देख लीजिए, मैं ही चरने के लिए जा रही हूँ। बार बार रंबा कर अपना बछड़ों की ओर संकेत करती थी। ये सब कुछ मैं जानती हूँ, क्योंकि बचपन में माएँ अपने बच्चों को प्यार करते हैं। जैसे हमारे घर में जन्म देने वाली पुत्रियाँ अपने बच्चों को किस तरह प्यार करते थे, किस तरह लोगों की नजर से बचा कर रखते थे, किस तरह उनको खिलाते पिलाते थे, ये देख चुकी थी, मुझे पता था ही ममता है। उसके बाद तस्वीर के नीचे घोंसला बनाकर अपने छोटे छोटे पंछियों को चोंच में दाना डालने वाले गौरव पंछी का भी माँ का ममता में देख चुकी थी। इसके ऊपर छत पर पल बढ़ने वाले कबूतरों अपने बच्चों से कितना प्यार करते थे, वो भी देख चुकी थी। इसके अलावा हमारे घर में जो कहीं घर के गुसल खाने में जन्म देने वाले जो बिल्लियों के प्यार को भी मैं अपने बच्चों को चाहने का तरीका जान चुकी थी। इसके अलावा हमारे घर में पढ़ने वाली श्यामा गाय कभी बच्चों को जन्म देती तो किस तरह प्यार करती थी, ये भी मैं देख चुकी थी। यहाँ पर क्या था, माँ का ममता ऐसा ही होता है। माएँ अपने बच्चों को ऐसे ही चाहते हैं, चाहे वो जानवर हो, मनुष्य हो, पशु हो, पंछी हो, जो भी हो, किस तरह अपने बच्चों को चाहते थे मैं बचपन से देख चुकी थी। बचपन से ही माँ का ममता क्या होता है मैं जान सकती थी। अपने घर में मैं सब कुछ देख चुकी हूँ, श्यामा गाय की ममता देख चुकी हूँ, घर में पल बढ़ने वाले बिल्ली कुत्तों का प्यार भी मैं देख चुकी हूँ, घर में पल बढ़ने वाले कबूतरों और पंछियों को भी मैं देख चुकी हूँ। अपने बच्चों को किस तरह प्यार करते थे, किस तरह अपने बच्चों को पालन पोषण करते थे, किस तरह अपने बच्चों को गले से लगाते थे, किस तरह अपने बच्चों को खिलाते पिलाते थे, सब कुछ मैं देख चुकी थी। इसके अलावा माँ का ममता और बच्चों के बीच में जो प्यार होता है मैं देख चुकी थी। लेकिन ऐसा ही मनुष्यों के जीवन में भी माएँ प्यार करते थे, मैं जानती थी। ऐसे ही मनुष्यों के जीवन में भी माएँ प्यार करती थी। जैसे मेरे माँ है, मेरे माँ धूप निकलने के बाद मुझे उठाती थी, रंबा रंबा कर प्यार से मेरा गर्म पानी से हाथ मुँह धुलाती थी, जैसे जो मोजे जूते गर्म ऊनी कपड़े पहनाती थी, मना कर गुनगुनाता हुआ हल्दी का दूध पिलाती थी। ये माँ के लिए माँ मेरे लिए प्यार करती थी, मैं माँ के लिए चाहती थी। माँ और मेरे बीच में सब कुछ था। लेकिन माएँ जाने के बाद सौतेली माएँ आते हैं। सौतेली माएँ आने के बाद सौतेली माएँ अपने बच्चों को किस तरह प्यार करते थे मैं ये जान नहीं सकती थी। सौतेली माएँ अपने बच्चों को किस तरह प्यार करते थे, सौतेली माँ अपने बच्चों को किस तरह सताते थे, ये मुझे पता नहीं था। कवित्री यहाँ तक अपने घर की सभी पशु पंछियों की ममता प्यार को समझाती है। और बिंदा के भी तो माँ थी, उन्हें हम पंडिताइन चाची और बिंदा की नहीं अम्मा कहती थी। जैसे हमारे घर में पल बढ़ने वाले प्राणी पंछी सभी को भी माँ थी, उसी तरह बिंदा के लिए भी एक माँ थी। जैसे हम बिंदा के आंगन में खेलने के लिए कभी कभी जाते हैं तो बिंदा के लिए भी एक माँ थी। बिंदा की जो माँ थी, बिंदा के माँ को हम पंडिताइन चाची कहते थे। पंडित के जो पत्नी थी पंडिताइन चाची, उसे हम पंडिताइन चाची कहते थे। वो भी नई पंडिताइन चाची थी, पुरानी पंडिताइन चाची नहीं, नई पंडिताइन चाची थी। नहीं पंडिताइन चाची ही बिंदा की तरह बिंदा के पास किस तरह व्यवहार करती थी, बिंदा के साथ किस तरह बोलती थी और बिंदा को किस तरह सताती, ये सभी अगले क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।